सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। हमारे सखा सब नाराज हैं। हम सखाओं को भी नमस्कार। देखिए, नाराजगी हम फट से दूर कर देते हैं। बिल्कुल, और क्षमा मांग लेते हैं, जैसे हमने कल कहा था कि भाई क्षमा तुरंत मांग लेना चाहिए। और बस हमने तो सोचा था अलग से करेंगे, इसलिए भी तो ना है कि नहीं। हाँ, और क्या और क्या। और व्यंजन की बात है तो बस बहनें ही ध्यान में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आज आप लोग भी कागज कलम लेकर बैठ जाइए, एक आध तो लिख ही लीजिएगा, कभी कभी बना भी लीजिएगा। हाँ, कोई आसान सी लगे तो बनाया भी जा सकता है। या हाँ, हो सकता है कि हमारे सखा जो हैं, बंधु भाई जो है ना, वो सोच रहे हो कि नहीं हम सबसे मुश्किल बनाएंगे। क्या बात है। क्योंकि देखो ना, अब तो सब लोग बनाने लगा, लेकिन पहले तो बड़े फक्र से सब हमारे भाई लोग ऐसे उदाहरण देते थे। जितनी बाहर मिठाई मिलती है, समोसे अच्छे अच्छे मिलते हैं, कौन बनाता है? तुम लोग औरतें थोड़ी बनाती हैं, हम लोग बनाते हैं। बात तो सही थी वैसे। तो चुनौतीपूर्ण कार्य तो हमारे भाई लोग करेंगे, तो आज चुनौती है आप लोगों के लिए। और वो चुनौती भी ऐसी है जो आम होते हुए भी बड़ी खास है। खास है, यानी कि आम का दिन है तो बड़ा खास है ये आम। और चुनौती की बात आती है राजू, तो एक बात और है कि आधार कार्ड जो है, इसको कैसे रखा जाए, कैसे न रखा जाए, ये सब जानना, मतलब चुनौती तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर जरा सा गड़बड़ हो तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। ये हाँ, उसकी सुरक्षा के बारे में सब कुछ जाने, और उन सारे जो स्टेप्स हैं, हाँ, उनको आप बिल्कुल बाकायदा उन पर उनको अनुसरण करें। पहले तो जाने कि किस तरीके के होते हैं। हमने कई बार देखा अपना ही आधार कार्ड, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसमें पूरा का पूरा सारे मतलब जितना डिजिट का नंबर है वो पूरा आता है, किसी में आधा आता है, तो ये क्यों आता है और इसका क्या मतलब है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे नृत्यांगना डॉक्टर रोहिणी भाटे की। जी। और आज बड़ा खास दिन है, विश्व नेत्रदान दिवस। तो पहले तो नेत्रदान दिवस की सबको बधाई। रखा
ठोकर जहाँ मैंने खाई, इन्होंने पुकारा मुझे। ये हम सफर है तो काफी है, इनका सहारा मुझे। ठोकर जहाँ मैंने खाई, इन्होंने पुकारा मुझे। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। वाकई आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है। क्या रखा है, और दुनिया में जो कुछ रखा है वो आंखों से ही दिखाई देता है। बिल्कुल। इनके उठने गिरने, इनके झुकने से बहुत कुछ होता है जीवन में, लेकिन इनकी रोशनी से जो होता है जी। वो वाकई कुछ ऐसा होता है जो जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है, मायने दे देता है। नहीं कहते हैं ना कि कुदरत की नेमत है ये, है कि नहीं? और इसीलिए हर साल 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत को जहाँ तक हो सके हमें सबके साथ साझा करना चाहिए। साझा करना चाहिए। पहले तो ये है कि हाँ, मतलब अपनी आंखें जो हैं उन्हें संभाल कर रखें, बहुत नाजुक होती हैं। लेकिन जो बात है कि नेत्रदान की खास तौर से इसलिए संभाल के रखने के लिए कह रहे हैं ना कि आप उसके महत्व को कितना समझते हैं। तो जब महत्वपूर्ण है और जिसके पास नहीं है, तब समझिए कि उसके पास क्या नहीं है बिल्कुल। और आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको आपका अपना कुछ नहीं जाता है, तो इसको कितनी आसानी से किया जा सकता है ना राजुल? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जीते जी तो कोई नहीं करता है, आपकी मृत्यु के बाद ये दान होती हैं। तो देखिए आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको वैसे तो पता ही है कि एक व्यक्ति की जो नेत्र होते हैं वो 2 लोगों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से 2 लोगों की जिंदगी रोशन हो जाती है। बिल्कुल। तो ये नेत्रदान जो है, इसको कहते भी हैं कि रक्तदान से कोई कम बड़ा पुण्य नहीं जी। है ये। और इस दान से किसी की जिंदगी में उजाला आता है। जिंदा रहते हुए जब आंखें हमारे जीवन को रोशन करती है, और अगर वो हमारे ना होने पर किसी और के जीवन को रोशन करे, तो इससे बड़ा परोपकार का और क्या काम होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए ना पहली बात तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप सोचेंगे कि क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो है कि आप संकल्प लें, अपने आप को तैयार करें कि हाँ हमें करना है और ये कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उसके बाद अपने जो पास में आपके आई बैंक है उसमें एक फॉर्म भरकर जमा कर दें। और फॉर्म भरने का मतलब ये है कि आपने प्रतिज्ञा ले ली कि आपको करना है। और जाहिर है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपने अगर संकल्प ले लिया तो आपके घर वालों की जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से उसके बाद, क्योंकि एक कार्ड बन जाता है और उसकी प्रक्रिया हो जाती है। और जब फिर परिवार वाले बुलाते हैं उनको, और वो 6 घंटे के अंदर इस तरह से पूरी उसकी प्रक्रिया कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य इस बारे में खबर कर सकता है, जो नेत्रदान बैंक है वहाँ पर। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात कहें हम, तो कॉर्निया की जो बीमारियां हैं वो दृष्टिहानि और अंधापन के प्रमुख कारणों में से एक है। और नेत्रहीनता, नेत्रदान और कॉर्निया प्रत्यारोपण के अगर वर्तमान आंकड़ों पर गौर करें तो इसके दानदाता 1% से भी कम है। देखो, जबकि अभी 25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉर्निया की जरूरत है। और अगर उन्हें समय रहते किसी भी कॉर्निया, किसी की भी मिल जाए कॉर्निया, तो वो प्रकृति की खूबसूरती को देख सकते हैं। और देश में हर साल 80 से 90 लाख लोगों की जबकि मृत्यु होती है, लेकिन नेत्रदान बहुत कम है। बहुत कम। इसके आंकड़े अगर सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मात्र 25,000 के आसपास ही है लगभग। बिल्कुल। अब बहुत सारी भ्रांतियां जो होती हैं जिनकी वजह से लोग नहीं करते, तो उनकी भी बात कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे, या कि फिर नेत्रदान करने से जो हमारा चेहरा है वो बिगड़ जाएगा। वो शल्य क्रिया इतनी ज्यादा बारीक होती है कि कुछ पता भी नहीं चलता है।
और इस तरह से बिल्कुल पता नहीं नेत्रदान, चलता है कि कुछ निकाला गया है। हाँ, जी। तो इस तरह से नेत्र और बड़ी सरल प्रक्रिया है, मतलब बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। और एक बात और है रेणु जी क्या? कि आंखें जो हैं, हमारा शरीर वृद्ध होता है लेकिन आंखें कभी भी वृद्ध नहीं होती। हाँ, ये बात तो तो है। चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, आंखें जो है वो सबके काम आ सकती हैं। काम आ सकती हैं। और इसके संग-संग एक बात और है कि अगर आपका मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन हुआ है तो भी आप दान कर सकते हैं। है बिल्कुल, ना? हाँ। तो आप अपने इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाएँ, और इसके लिए आप एक दूसरे को प्रेरित करें। और एक बात और है कि परिवार में अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अपने नज़दीकी नेत्रदान बैंक को बुलाना याद रखें। और हम एक गाना सुन लें। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है, ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है। अभी कार्यक्रम में हम कुछ और बातों के साथ हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। आप हाजिर सुन रहे हैं। हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो फिर से स्वागत है। और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हमारे साथी ने भेजी है। 2 पंक्तियां बहुत प्यारी हैं। चेहरे पर जो 2 नैन रतन हैं, इस धरोहर का करना तुम्हें जतन है। वाह, क्या बात है। और धरोहर को इन्होंने लिखा भाई अमानत, ताकि स्पष्ट हो जाए।
जानकारी ये इन्होंने दी है और हमने भी जैसे कहा था कि पहले से अगर पंजीकरण नहीं है तो भी आप दान दे सकते हैं। इन्होंने भी लिखा है कि आवश्यक नहीं है, सूचना प्राप्त होते ही तत्काल नेत्रदान संस्थान से विशेषज्ञ आ जाते हैं, घर पहुंच जाएंगे। दूसरा इन्होंने लिखा है केवल रेटिना निकाली जाती है, इसलिए चेहरा विकृत हो जाने की कोई संभावना नहीं रहती है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि बताया है कि मृतक की आंखों को रुई के फाहों से ढक कर रखना चाहिए, गीले होने चाहिए ताकि सूखा ना हो जाए, सूखा ना, कॉर्निया सूखने ना पाए जी। और वातानुकूलित कक्ष यानी कि एयर कंडीशन कक्ष में आप रखें ताकि वो सूखा ना हो, पंखे के नीचे ना रखें तो ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। हाँ, ये बहुत उपयोगी जानकारी है। और वैसे नेत्रदान की अगर बात करें तो नेत्रदान की परंपरा, जैसे अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो अगर वो कुछ इस बारे में अपना इच्छा जाहिर करते हैं तो उन्हें सुनना चाहिए और एक परंपरा ये शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का कोई अंग देखे ना, हिंदू संस्कृति ही ऐसी है, भारत की संस्कृति ऐसी है कि महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। हाँ, और तो वैसे भी कहते हैं ना कि जो चीज अभी जैसे ये हुआ कि आप अंधत्व को नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा मिलता है तो कहते हैं इन्होंने खूब मोती दान किया होगा, है ना, या कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो लगता है पिछले जन्म में ये बहुत दान किया होगा, यानी जो चीज हम दान करते हैं वो हमें ज्यादा मिलती है। हाँ। तो एक तरीके से कहना चाहिए कि दान के प्रति लोगों को प्रेरित करने का एक तरीका है। इसीलिए हमारे साथी ने भी लिखा कि आंखों का काम सिर्फ देखना और देखे हुए संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है, शरीर की खूबसूरती में भी ये सहायक है। कवियों ने तो उपमाएं देकर आंखों का बखान किया है अपनी कविताओं गजलों में। जब जुबान खामोश होती है तो आंखें बोलती हैं, कुछ बातें आंखें बयां कर देती हैं, कुछ इशारा करती हैं, कभी गुस्से में लाल होती हैं तो कभी आंखों में नमी होती है, और क्या क्या कहें। और इस संदर्भ में इन्होंने चिराग फिल्म का मशहूर गाना, उसकी पंक्तियां लिखी हैं कि कितने खूबसूरत इसके बोल हैं, है ना? और वो गाना इन्होंने सुन भी लिया है, तो वैसे इनकी जो इन्होंने लिखा है उसका तो क्या कहना, काबिल तारीफ है। और एक बात और हो सकती है कि अगर जो शिक्षक हैं वो अगर शुरू से जैसे बच्चों को नेत्रदान जैसी एक चीज, बहुत सारी चीजों के दान के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम नेत्रदान की भी बात अगर बच्चों को समझाएं तो ये एक चलन चल जाएगा और फिर इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का जीवन प्रकाश से भर जाएगा जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आंखों के अभाव में नहीं दुनिया को देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी ये शरीर वैसे भी नश्वर है, तो आंखों के माध्यम से आप अमर भी हो सकते हैं। और आप अमरत्व की बात ना भी सोचे तो ये नश्वर शरीर है, जब जा ही रहा है तो किसी और का भला करके जाए तो क्या बुरा है। बिल्कुल। तो आप अपने परिवार में इसकी परंपरा डालें। कुछ लोग पूरा पूरा शरीर दान कर देते हैं, चिकित्सक की पढ़ाई के लिए, चिकित्सा की पढ़ाई के लिए, कुछ और भी ज़रूरतों के लिए। तो आप देखिए, आप और बहुत सारे अंग भी दान किए जाते हैं, लेकिन नेत्र दान जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो और ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है हमको ऐसा, इसलिए करना चाहिए। मतलब जो विशेषज्ञ कहते हैं उनके अनुसार तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है, मतलब आप कोई विकृति नहीं है। ये बताओ जरा सा राजुल, जब इतने बड़े बड़े खतरे हम मोल लेते हैं, ये सब जो आजकल जंक फूड खा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या बात है, बिल्कुल सही। तो भाई और क्या, जंक फूड से बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? पता है, फिर भी अपने शरीर में डाले जा रहे हैं। तो ये तो दान करना है, कीजिए, खुश रहिए। नेत्रदान महादान। मालती गुंधाय देश प्यार घुगवारे, मालती गुंधाय देश प्यार घुगवारे, मुख दामिनी सिदाम खत छाल मतवारी, छाल मतवारी, छाल मतवारी।
ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक 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 सरक। आहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। नंद को लाल सोठीत, नंद को लाल सोठीत, बरबस मोरी लाजली लाजली लाजली, बरबस मोरी लाजली, बिंदा शाम मानत नाही, बिंदा शाम मानत नाही, कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ छेड़ मोहे इश्क। दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन आहट सुन आहट सुन, जियरा गयो धड़क 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 धड़क। काहे छेड़ 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 मोहे कर पकड़त चूड़िया सब करके 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 करके, कर पकड़त चूड़िया सब करके करके करके, ओ माई जिंदा शाम मरदना, जिंदा शाम मरदना, कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ काहे छेड़ काहे छेड़ छेड़ मोहे। फिल्म देवदास का जो ये गाना है, इसमें जब भी सुनते हैं बस पैर थिरकने लगते हैं, चाहे ना चाहता हो चाहे ना आता हो। देखो वैसे भी नृत्य में क्या होता है ना कि लय, ताल, अभिनय ये जब संगम हो जाता है तो जाहिर है कि मन तो एकदम खिंचा चला जाता है और बिल्कुल चिपक जाता है उसमें, कहना चाहिए ना, एक चुंबकीय आकर्षण तो होता ही है। और जब तीनों का संगम होता है तो दिल जीतता है लोगों का, और इसके संग संग जब सुनने वाले देखने वालों का दिल जीतता है तो कलाकार को सुकून से भर देता है ना। बिल्कुल। तो लोगों के जीते हुए हृदय और अपने दिल की खुशी और सुकून के साथ कथक नृत्य को शिखर तक पहुंचाने वाली जिन नृत्यांगना की हम बात कर रहे हैं, बता तो चुके ही हैं, डॉक्टर रोहिणी भाटे की, है ना। कथक के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य को महाराष्ट्र में प्रचलित कराने वाली कहें या उन्हें कथक नृत्य का बीज बोने वाली माने, रोहिणी भाटे जी का नाम अपने नृत्य प्रदर्शन से और कथक सिखाने वाले एक गुरु के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। एक नन्हे से बीज को विशाल वृक्ष में उन्होंने पनपने में जो मेहनत की और जो लगन दिखाई वो बहुत प्रसिद्ध है।
बिल्कुल, इसीलिए उन्हें जाना जाता है और उन्होंने कथक नृत्य पर बहुत सारे लेख भी लिखे, शोध कार्य किया और एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में कथक नृत्य करने वालों को उसकी बारीकियों और जो भी उसमें और अच्छाई हो सकती है, उसका संवर्धन हो सकता है, या कह सकते हैं ना कि उसके संवर्धन के लिए कुछ और नए अध्याय भी जोड़े, कुछ उसमें और भी चीज़ें जोड़ दी अपनी तरफ से। जब शोध करता है आदमी तो उसके हर पहलुओं को देखता है ना, हाँ। तो फिर उसमें कुछ-कुछ और जुड़ता जाता है और इसी तरह से किसी कला का विस्तार हो जाता है ना? बिल्कुल, कला को समृद्धि इसीलिए कहा जाता है हाँ। क्योंकि हर कलाकार जो है उसमें अपना एक नज़रिया, अपना दृष्टिकोण या अपना कुछ एक ख़ास चीज़ जोड़ता है और उससे वो कला और निखर जाती है। तो बस यही इन्होंने भी किया। जी। 50 वर्षों तक अपनी मंचीय प्रस्तुति से और अब फिर उसके बाद शिष्यों द्वारा कथक के आंगन को समृद्ध किया इन्होंने और इनका जन्म हुआ था पटना, बिहार में 14 नवंबर 1924 को। बताओ। फिर 46 में पुणे में आकर उन्होंने स्नातक किया, मतलब पुणे से स्नातक उन्होंने किया 1946 में। फिर उन्होंने अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। मतलब बड़ी जिजीशा वाली हैं, मेहनती भी हैं, है ना? तो नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने पहले भरतनाट्यम सीखा और भरतनाट्यम के लिए उनकी गुरु थी पार्वती कुमार। फिर उनका रुझान हुआ कथक की तरफ। तो जयपुर घराने के कथक गुरु पंडित सोहनलाल जी से वो सीखने लगी। इसके अलावा लखनऊ घराने के कथक गुरु पंडित लच्छू जी महाराज से और मुंबई में श्री मन्ना लाल जी से भी उन्होंने कथक के बारे में बारीकियां उसकी सीखी। और इसके अलावा उन्होंने पंडित केशव राव भोले और बसंत राव देशपांडे से हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा भी ली और कथक में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। क्या बात है! मतलब गाना और नाचना और दोनों, और उसमें भी रिसर्च के साथ, एक अध्ययन के साथ। 2 विधा, यानी कि भरतनाट्यम भी और कथक भी। हाँ। दोनों की जबकि बिल्कुल अलग तरीका है, पद संचालन और सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों में महारत हासिल की। नृत्य और गायन यानी संगीत की दोनों विधाओं में पारंगत रोहिणी भाटे जी ने कला और ज्ञान दोनों का प्रयोग किया और उनकी जो नृत्य शैली है जयपुर और लखनऊ घराना, जैसा कि पहले ही बताया तो मैं ना कि दोनों से उन्होंने सीखा और मतलब सिद्ध गुरु जो थे उनसे उन्होंने सीखा। तो जाहिर है कि उसका जो संगम है इनकी नृत्य में दिखाई देता है। बिल्कुल। 1946 में उन्होंने पुणे में कथक डांस एकेडमी खोली और महाराष्ट्र में कथक नृत्य को लोकप्रिय, घर घर लोकप्रिय बना दिया। मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, हाँ, वो कथक नृत्य की तरफ ऐसे आकर्षित हुए कि उन्होंने बकायदा सीखना और उसमें पारंगत होने की कोशिश शुरू कर दी। क्या बात है! अब हालांकि अब सोचिए ना, वो जमाना ऐसा था 1946 का, जब नृत्य को लेकर सोच ही अलग हुआ करती थी, लेकिन प्रयास तो होता ही है फिर। तब इसीलिए तो सोच बदल गई लोगों की, है ना? फिर 1952 में वो भारतीय सांस्कृतिक मंडल के एक सदस्य के रूप में चीन गई। इस यात्रा उनके सामने एक ऐसा द्वार खुला जो भारतीय नृत्य के प्राचीन ग्रंथों से जोड़ता था। उन ग्रंथों का अध्ययन किया उन्होंने, फिर उन्होंने अपने नृत्य की तकनीकी विकसित की। विकास की इस यात्रा में उन्होंने बहुत रत्न संजोए, कथक नृत्य को बहुत समृद्ध किया। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। अभी एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। हाँ। समझ गए। अंतराल के बाद हम सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत कर रहे हैं और हमारे साथ हैं रोहिणी भाटे जी। उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर रोहिणी भाटे जी के नृत्य के क्षेत्र में जो नए प्रयोग हुए वो खास बात है। उनकी कलम ने भी भारतीय संगीत के अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए, मतलब लिखने वाली भी थी। हाँ, इससे बड़ा लाभ हो जाता है कि जो पढ़ना चाहे, कहीं दूर बैठकर उन्हें देख ना पाए या
किसी वजह से उनकी प्रस्तुतियां ना देख पाए तो समझ सकता है, बारीकियों को समझ सकता है। और कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई होती है तो जाहिर है कि हम उसे बार-बार पढ़ लेते हैं, जो नहीं हाँ। समझ में आता है तो हम फिर पढ़ लेते हैं। तो ये जो है फिर जैसे होता है ना कि इनके कला और ज्ञान दोनों का ही उन्होंने प्रयोग किया, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके संग-संग भाषा की जो इनके पास है समृद्धि वो भी बहुत बड़ी है ना, क्योंकि मराठी में भी उनकी आत्मकथा जो है मायनी नृत्य साधना नाम से है, तो जाहिर है कि मराठी भाषी लोगों को भी इस ज्ञान से उन्होंने सिंचित किया। और इसके अलावा उन्होंने कथक दर्पण दीपिका लिखी और संस्कृत में संगीत और डांस पर आधारित हस्तलिखित पुस्तक का संपादन किया। मतलब कहीं ऐसा होता था ना कि बड़े बड़े गुरु पहले तो इस तरह से पुस्तक का प्रकाशन होता नहीं था, तो हस्तलिखित पांडुलिपियां होती थी, उनको जोड़कर उनको इधर से उधर से लेकर और फिर संपादन किया उसका। बिल्कुल। तो उन्होंने कथक और भरतनाट्यम में अभिनय पर अध्ययन भी किया। उनके अभूतपूर्व योगदान पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हैं और 2002 में जर्मन चित्रवृत्त टाइम एंड स्पेस में भी वो नजर आईं। रोहिणी भाटे जी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, एकेडमी रत्न अवार्ड, कालिदास सम्मान से नवाजा गया। अपना जीवन उन्होंने नृत्य को समर्पित कर दिया और 10 अक्टूबर 2008 को संसार से विदा ली। लेकिन उनकी विशिष्ट शैली, उनके शिष्यों और पुस्तकों के जरिए रोहिणी भाटे जी आज भी हमारे बीच हैं। दिल खो जाए तो उसे ढूंढ के भला कौन लाए? आधार कार्ड। जी हाँ, लगता तो ऐसे ही है ना आजकल राजुल। हाँ, मतलब दिल खो जाए, आप खो जाए, हर चीज की एक दवा है आधार कार्ड। क्योंकि पहचान पत्र है आपका, एक ऐसा नंबर है जो कि आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमारे एक साथी ने इसके बारे में कुछ खास जानकारी भी दी है, बिल्कुल, कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
ने आधार को सुरक्षित रखने के लिए खास फीचर दिया है। इस फीचर से आप अपने आधार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। आधार की प्राइवेसी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये फीचर जोड़ा है। एक बार आधार नंबर लॉक कर देने पर इसका इस्तेमाल वेरिफिकेशन के लिए नहीं हो सकेगा। हालांकि इसकी जगह आप अपनी 16 अंकों की वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी से ही केवाईसी प्रोसेस को भी पूरा किया जा सकेगा। मतलब नो योर कस्टमर वाला जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जा सकेगा। लेकिन लॉक अनलॉक से भी अलग एक चीज है जो कि है मास्क आधार। हाँ। और उसको आप अपना सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अपना शेयर कर रहे हैं आप अपना आधार कार्ड तो। हाँ, यानी कि जैसे जो इन्होंने बताया, ये तो इन्होंने इसके बात बताई कि किस तरह से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तो है। किसी भी सरकारी गैर सरकारी काम में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड बनवाने के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, किसी भी गतिविधि के लिए आधार कार्ड की तो जरूरत पड़ती ही है कि नहीं? बिल्कुल। और जाहिर है कि जिसमें जो होता है व्यक्ति का पहचान नंबर है, इसके अलावा इसमें बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी होती है। हाँ। तो जाहिर है कि अगर हमने बस एक उंगली लगाई तो हमारा पूरा आ जाता है, जो भी हमारा इतिहास जुड़ी भूगोल जितनी बातें हैं सब आ जाता है, सब आ जाता है। तो आधार कार्ड से बहुत सारे काम आसान तो हुए, लेकिन कई बार आधार कार्ड धारक जो है वो ऑनलाइन धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए आधार कार्ड धारकों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मास्क्ड आधार ये पेश किया है। ये एक मास्क्ड आधार जो है, मास्क मतलब छुपा हुआ कह सकते हैं हम उसको, मतलब थोड़ा छुपा हुआ, नकाब जैसा। तो अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना अपना आधार कार्ड दिया जा सकता है। ये जो विकल्प है UIDAI की ओर से आपको मिला है, डाउनलोड किए गए हैं। ई आधार है ये। इसमें आपके आधार नंबर को छिपाने के लिए आपको प्रस्ताव दिया जाता है, जिसमें आधार नंबर के पहले 8 अंक दिखाई नहीं देते। हाँ। आधार नंबर के केवल अंतिम 4 अंक ही दिखाई देते हैं। तो मास्क्ड आधार कार्ड जब आप प्राप्त करने हैं तो उसके पास पूरा आधार नंबर किसी को आप देते हैं तो पूरा वो देख नहीं सकता। हाँ। ठीक है ना? और अगर ये मास्क्ड आधार खो भी जाता है तो भी ये सुरक्षित रहता है, यानी कि कोई भी आपके वो सारे नंबर नहीं पा सकता, दुरुपयोग नहीं कर पाएगा नहीं तो दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि छुपे हुए हैं। हाँ। अब ये कैसे डाउनलोड करते हैं, ये इसके लिए कुछ जरूरी आपको कदम प्रक्रिया है वो करनी पड़ती है ना। आधिकारिक जो ये UIDAI की वेबसाइट है इस पर लॉगिन करेंगे और आधार डाउनलोड करें, ये इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जी। और फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी या एनरोलमेंट नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जी। अब इसके बाद फिर आ जाता है कि इसमें विकल्प आते हैं कि आपको मास्क्ड आधार चाहिए कि पूरा वाला चाहिए। तो अब मास्क्ड आधार जैसा कि हम कह रहे हैं कि सुरक्षित है, तो आप उस विकल्प को चुनेंगे और फिर वहाँ जो भी जानकारी मांगी जाती है उसको दर्ज कर दें और फिर जो रिक्वेस्ट OTP ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, तो जाहिर है कि आपके फ़ोन नंबर में OTP आएगा। OTP उसको दर्ज करें और आधार डाउनलोड करें पर क्लिक करें। अब आपका जो मास्क आधार कार्ड है वो डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि ये जो मास्क आधार है ये PDF फॉर्मेट में भी उपलब्ध होता है और ये पासवर्ड से सुरक्षित वाला होता है। बिल्कुल, यानी कि आप भी जब खोलते हैं तो एकदम से नहीं खुलता है जब तक कि आप उसमें पासवर्ड नहीं डालते। हाँ। तो जैसे कि अगर आपके फ़ोन में है और किसी के पास चला भी गया फ़ोन और मान लीजिए फ़ोन किसी ने खोल लिया, तो आपका आधार कार्ड तब भी वो नहीं खोल सकता, क्योंकि पासवर्ड आपके पास है। आप पासवर्ड जब डालेंगे तभी वो खुलेगा। हाँ, मतलब हाय मेरा फ़ोन खो गया, उसमें तो आधार कार्ड भी था, ये इस दुर्घटना से बच सकते हैं। तो ये सारी सुरक्षा आपको इस तरह से मिलती है मास्क्ड आधार में। हाँ। और फिर जाहिर है कि और ये ईमेल पर भेज दिया जाता है आपका। तो पासवर्ड तो भाई सब चीज का सुरक्षित रखना पड़ेगा। वर्ड है कि नहीं? दुनिया में अगर आपको सुरक्षित रहना है तो पासवर्ड अपना याद रखिए। बिल्कुल। और अगर उसकी हिस्ट्री अगर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कई बार लगता है ना कि हमने किसी को दे दिया मास्टर आधार, अभी तक हमने नहीं डाउनलोड किया है और हमने दे दिया है किसी को, तो लग रहा है कि कहीं इसका कुछ दुरुपयोग तो नहीं हुआ, तो आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके लिए इसी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर माय आधार का ऑप्शन मिलेगा विकल्प, जिसपे आपको क्लिक करना है और आधार प्रमाणीकरण इतिहास वाले विकल्प पर क्लिक करिए। फिर आप अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरेंगे और इसके बाद दिए गए जो कैप्चा आता है उसको दर्ज करेंगे। फिर जाहिर है कि OTP सत्यापन वाले विकल्प को चुनेंगे। OTP जो 1 टाइम पासवर्ड होता है वो भी आएगा आपके फ़ोन नंबर में, उसको आपको दर्ज करना होगा, है कि नहीं? हाँ,
और उसके बाद आपके सामने एक टैब आएगा जहाँ पर आपको उस दिन की तारीख दर्ज करनी है, जबकि आपको अपनी आधार कार्ड की हिस्ट्री देखनी है। हाँ। तो वो तारीख जब आप दर्ज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार कार्ड कब और कहाँ इस्तेमाल हुआ है। हाँ, यानी कि आपको अपना ही किया हुआ काम नहीं याद रहता है, लेकिन इन सब चीज़ों से आपकी निश्चिंत रहते हैं, आपको याद नहीं रखना होता। आप कभी भी चाहें तो 3 महीने की, 6 महीने की पिछली आप हिस्ट्री देख सकते हैं। बिल्कुल। और हम एक फिलहाल गाना सुन सकते हाँ, हैं? हम यही समझ रहे थे कि गाना सुन सकते हैं हम तो। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। लेकिन भाई देखो, ये जो आजकल गर्मी है बहुत सारी जगहों पर इस कदर छाई हुई है कि मतलब आदमी मरने को मजबूर हो जाए, ऐसा हो गया हाल। अरे भाई, ये तो है कि मौसम का तेवर जो है मतलब खूब जम के मौसम दिखा रहा है, अपने तेवर दिखा रहा है। एक बात है ना, आम भी तो आ रहा है। हाँ, ये बात है कि आम आ रहा है और ये बड़ा खास है। और एक हमारे साथी ने लिखकर भी भेजा है कि पूरे वैसे तो अब साल भर मिलने लगा है आम, लेकिन गर्मी में जो आम आता है उसका मजा ही अलग है। लेकिन गर्मी में जो है ना शक्ल भी बिगाड़ देती है, पता है? अच्छा। क्योंकि गर्मी ने ये ठाना है तुम्हारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। अरे वाह। और सच बात है ना कि राजुल, एक बात तो है कि आधार कार्ड हो चाहे आपका चुनाव पहचान पत्र हो, उसमें ऐसी फोटो रहती है कि मतलब आदमी इतना भी बुरा नहीं होता है जैसे जैसे उसमें फोटो आती है ना। हाँ, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना माँ कहती है ना। हाँ। सबकी अम्मा यही कहती मतलब लेकिन आधार कार्ड जो है वो पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है और चेहरे के वो कोण लेकर आता है, वो
बुराइयां दर्शाता है जो कि हमें खुद भी मालूम नहीं होती नहीं है। नहीं, होती ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे कह रही हो कि मालूम नहीं होती है, बस होगी तो मतलब पता वही ना, रहेगी। इसीलिए तो आदमी फोटो देखते कहता है नहीं नहीं हमारी फोटो अच्छी नहीं आई है। हाँ। लेकिन भाई ये तो खास बात है कि फोटो ऐसी आती है, अब क्या किया जाए, ठीक है, बहुत क्या करना चाहिए, बहुत संख्या बल में काम होता है, इतने लोगों का एक साथ बनना होता है, तो कहाँ तक सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अच्छा एक बात तो है राजुल, ये हम सिर्फ पहचान पत्र के फोटो की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वैसे भी जब भी कोई फोटो खिंचती है, हर आदमी अपनी फोटो देखकर सबसे पहले यही कहता है फोटो अच्छी नहीं आई है। हाँ। अरे पहले वो अपनी शक्ल तो देख ले, जैसी शक्ल है वैसी ही आई है। सही बात है ना? ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। तो तो चलो अब भाई बहुत फोटो की बात चल रही है तो आम खाते हुए या आम को गिनवाते हुए या आम के साथ बहुत सारी फोटो जो है वो लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। नहीं तो अभी तो फेसबुक पर हमारे साथियों ने आम के बारे में तो जो बातें लिखी हैं, इतना आम भेज दिया है कि बस मन कर रहा है कि कार्यक्रम छोड़े और जाकर आम खा लें। हाँ तो खाएंगे ना, आज हम आम के व्यंजन ही बनाएंगे। अच्छा हाँ ना, चलो चलो फिर चलो शुरू तो करो भाई। गर्मियाँ अपने साथ ये अनमोल उपहार लेकर आती है, खूबसूरत रंग है, मीठी सी मदहोश करने वाली गंध है, बेमिसाल स्वाद है। अब सोचिए जरा, रस गंध रंग और स्वाद, तो फलों के राजा को आम ऐसे ही है थोड़ी तो कहते बिल्कुल हैं, सही सबके बात है। पास उसके पास सब कुछ तो मौजूद है, इसीलिए तो आम होते हुए भी वो इतना खास खास है। है जी हाँ। और इतना खास कि भारत के धर्म, इतिहास और साहित्य में हर जगह ये अपने अलग अलग अंदाज में अपने सारे रसों के साथ मौजूद दिखता है। बिल्कुल सब जगह तो दिखता ही है, और इसीलिए तो मध्य युग के विदेशी यात्रियों के संस्मरण में भी ये मौजूद है, राजाओं बादशाहों के किस्सों में भी ये मौजूद है। हमारे हिंदी उर्दू साहित्य में तो इस आम ने कईयों को खास बना दिया है। बिल्कुल। आम अगर डाल का पका हो तो उस पर आम के स्वाद का क्या कहना। कहते भी है ना कि अगर पेड़ पर पकते समय आम को तेज धूप मिल जाए तो उसका स्वाद और खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आम के बागवान में नहीं, आम के मुरीद भी तेज गर्मी का इंतजार करते हैं, क्योंकि आम जो लगाता है सिर्फ वही नहीं, हम सब भी तो चाहते हैं कि अगर तेज धूप पड़ेगी तभी बढ़िया आम मिलेगा। हाँ। तो हमारा राष्ट्रीय फल भी है। और वैसे देखा जाए क्या है, सभी जानते भी होंगे 22 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है, और बहुत सारी इसकी वैरायटी है। हाँ, लेकिन भाई वैरायटीज की क्या बात करें, अब ये तो सोचिए ना कि खाने में सबसे जो पसंदीदा चीज हो जाती है हाँ। वो तो हो जाती है आम। और क्या क्या तो नहीं बनता, मैंगो शेक बना लीजिए, मैंगो केक बना लीजिए, आइसक्रीम बना लीजिए, सलाद बना लीजिए, चटनी अचार, मतलब बस हर तरफ आम की बहार। तो हम भी इस बहार में से कुछ चुने। हाँ हाँ बताओ, क्या सुना बताने जा रही हो, कौन सा व्यंजन पहले बना रहे हो? आम से जुड़ा हुआ अगर हम की कोई बात करें तो हम मैंगो रायता बनाए। अरे वाह, ये कभी नहीं सुना, जरूर। इसके लिए गाढ़ा दही लेना है 1.5 कप, और हाँ। शक्कर 3 छोटे चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच, और बारीक कटा हुआ आम 2 कप। अच्छा, कद्दूकस नहीं करना? नहीं, बारीक काटना? बहुत छोटा छोटा अच्छा, कटा हुआ। अरे वाह। फिर जो जीरा पाउडर है वो आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च 1 चुटकी, और सजाने के लिए आप पुदीने की पत्तियां भी रख सकते हैं। अब ऐसे करिए कि बोल में दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। हाँ। फिर फेंटे हुए दही में शक्कर, काला नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। हाँ। और अब कटा हुआ आम उसमें डाल दें। बस। ऊपर से पुदीने की पत्तियां और लाल मिर्च पाउडर डालकर कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडे रायते को पराठे के साथ वाह, खाएं। क्या बात है। और आप क्या बताने जा रही हैं? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। देखो ऐसा है ना कि सबने बहुत सारी चीजें कही हैं। अच्छा कुछ बता ही दे, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब व्यंजन बताएं। ओहो, व्यंजन बता दीजिए, या हमारे साथ सखा सखी क्या कह रहे हैं? देखो आम की पुडिंग बता देते हैं, ये भी थोड़ी अलग चीज है। 2 कटे हुए आम चाहिए, ब्राउन ब्रेड चाहिए करीब 6 स्लाइस, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, 2 कप गाढ़ा दूध, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, रबड़ी जैसा समझो। वेनिला एसेंस चाहिए 10 ग्राम यानी 2 चम्मच, और 7-8 छोटी इलायची, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, और जायफल पाउडर 1 चुटकी। तो ब्रेड के किनारों को पहले चाकू से काट के अलग कर लें, बीच वाला हिस्सा बस रखें, और अब ब्रेड के दोनों तरफ मक्खन लगाकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और एक बॉल में रबड़ी वाला जो गाढ़ा दूध है उसे ले लें, उसमें वेनिला एसेंस, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर जो है वो मिला दें। अब क्या करेंगे कि बेकिंग पैन पर अच्छी तरह से मक्खन लगाएं, पैन में रबड़ी, कटा हुआ आम और ब्रेड के टुकड़े डाल दें,
और करीब 40 से 45 मिनट के लिए इसे 170 डिग्री पर ओवन में बेक कर दें और जब बेकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसके बाद कुछ समय के लिए पुडिंग को फ्रिज में रख दें, तो पुडिंग जो है पूरी सेट हो जाएगी और उसके बाद इसे ठंडी ठंडी सर्व कर दें। हाँ, इसको हम कुकर में भी बना सकते हैं। हाँ। जिस तरह से बनाते हैं कुकर में और दूसरे के एक वैसे हम बना सकते हैं। बिल्कुल। और हम गाना सुन सकते हैं। जैसे और गाने सुने हमने। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा। तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरा नाम ले लेके मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। भाई आम के चाहने वाले कुछ ऐसा ही कहते हैं और आम को कहते हैं कि तुम दिल बन के हमारे दिल में धड़क रहे हो और ज़बान का स्वाद बढ़ा रहे हो। हाँ। एक बात बड़ी इससे जुड़ी हुई खास हमारे साथी लिख रही हैं कि वडोदरा, क्या आप जानते हैं कि देश के इस इलाके में इन दिनों भी पेड़ों पर आम लगते हैं। मानसूनी बरसात के सीजन में आम की खेती का किस्सा वाकई कुछ लोगों को चौंका देगा, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। गुजरात के वडोदरा जिले में कई गांवों के किसान आम की ऐसी किस्मों की खेती कर रहे हैं जो कि 12मासी हैं। उनके बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए हैं, उन्हें वे पकाकर बाजार में पहुंचा भी रहे हैं और विदेशों तक उनका जा रहा है, अच्छी कीमत मिल रही है। तो भाई इस तरीके के प्रयोग भी हो रहे हैं। तो हमारे एक साथी ने एक और आम की विशेषता लिखी है कि बिहार के भागलपुर में होने वाला जर्दालू आम से लेकर खास तक हर किसी को लुभाता है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि एक बार जो इसे चख ले वो इसका दीवाना हो जाता है। हाँ भाई, क्या बात है। और इस दीवानगी के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, इसीलिए हमारे एक साथी ने बचपन में पहुंच गए वो। और लिख रहे हैं कि रेल हमारी लिए सवारी काशी जी से आई है, हरे हरे कुछ पीले पीले आम वहां से लाई है। हाँ, क्या बात है। तो रेल हमारी लिए सवारी काशी जी से आई है, हरे हरे कुछ पीले पीले आम वहां से लाई है। बचपन की पढ़ी हुई ये कविता है, जब रची गई होगी तब बनारस के लखनऊ के
लखनऊ के आमों की धूम रही होगी और आज भी दशहरी आम का कोई जोड़ नहीं है। मैं पटना वासी होने के नाते एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि पटना में बहुत सुंदर सफ़ेद रंगत लिए हुए सुगंधित स्वादिष्ट मालदा आम होता है, पर प्रायः लुप्त हो गया है। भागलपुर ख़ास है आम के लिए। भागलपुर की तो बात हमने पहले ही बता दी कि जर्दालू वहाँ का प्रसिद्ध है, तो बनारस का लंगड़ा प्रसिद्ध है। ऐसे ही और बहुत सारी किस्में हैं, कहते हैं ना कि लगभग 1400 किस्में पूरे विश्व में पाई जाती हैं आम की, और इसमें से 1000 किस्में तो अकेले भारत में ही होती हैं। दशहरी, चौसा, लंगड़ा, फजली, महाराष्ट्र का अल्फांसो, पश्चिम बंगाल का मालदा, हिमसागर, मतलब कुछ भी सफेदा बस। आम तो ऐसा है कि बस ट्रेन ही चला देता है। हाँ, क्योंकि हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि फलों का राजा ये आम जो है गर्मियों में ठंडक देता है और पूरे देश में होता है, लेकिन सब जगह अलग अलग होता है। गुजरात के केसर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर केसर होता है और खाने वाले के दिल को भा जाता है, और गिर का केसर आम ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या बात है। अरे अब अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है आम पर, जरा वो भी तो हम सुना दे। नाम न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं। पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मतलब 10 या 20 आम भेज दीजिए, रख के खा सकें। हाँ। ऐसा ना हो कि सब पका हुआ हो तो बस आज ही खत्म करना है। हाँ, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। क्या बात है। ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। दीजिए जरा। भाई ये तो बहुत नहीं भाई, दोस्तों से तो ऐसा ही होगा ना कि आप दाम वाम ना मांगो, बस भेज दो और रख के खाया जाए उससे बड़े मजे से। तो ठीक है, नाम न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। बस आम भेजिए। और आम के बारे में बहुत सारी बातें हैं तो, लेकिन अब कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, देखिए ना। चलो तो अब हम लेते हैं इजाजत। राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।